नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भोपाल की फैक्ट्री से इस कचरे को 12 ट्रकों के जरिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर भेजा जाएगा। यहां रामको एंड वायरको में वैज्ञानिक तरीके से कचरे को खत्म किया जाएगा। भोपाल में कार्बाइड में ट्रक और मजदूरों को भेजा गया। यहां गैस राहत विभाग के अधिकारियों और अन्य विभाग के अफसर मौजूद हैं। फैक्ट्री के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। देखिए हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इस त्रासदी के कलंक को यानी कि यहाँ के कचरे को अब 40 साल बाद साफ किए जाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम भोपाल के यूनियन कार्बाइड कंपनी के बाहर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी अंदर भेजी जा रही हैं। करीब 300 टन से अधिक 337 टन जो जहरीला कचरा है उसे हटाया जाना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और अलग अलग विभागों की टीम यूनियन कार्बाइड के जो कारखाने का परिसर है वहां पहुंच चुके हैं। 12 ट्रक हैं जिनके जरिए गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर के रामकी एनवायरो में ले जाया जाएगा। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश हैं और सुनवाई से पहले इस पूरे जहरीले कचरे को जो 337 मीट्रिक टन का जहरीला कचरा है उसे निष्पादित किया जाना है। तो उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अंदर जो ट्रक हैं वो भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि रात में यहाँ से जो कचरा है वो ले जाया जाएगा और एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर तक ये पूरे जहरीले कचरे को भेजा जाएगा और पीथमपुर में इसे वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित किया जाना है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। अंधेरी रात किसे कहते हैं, पूछिए भोपाल के उन लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक पल में बिखरते देखा। उस रात मौत ने शहर को निगल लिया और पीछे छोड़ गई सिर्फ दर्द, चीखें और कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। इस रात ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी बल्कि उम्मीद, प्यार और इंसानियत को भी दफन कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के पूर्व ब्यूरो चीफ राजकुमार केसवानी ने इस त्रासदी की चेतावनी सालों पहले दे दी थी। उनके लेख बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए और भोपाल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, एक शांत चीख थी। लेकिन प्रशासन, सरकार और यूनियन कार्बाइड ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ जो यहाँ के केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स वगैरह थे जिनके पास मैं जाता था इसके लिए, वो मुझसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। लेकिन मेरा जो विज्ञान का जो अज्ञान था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि नहीं, ये तो होगा इस तरह से, और मैंने उस पर स्टिक किया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने 17 सितंबर 1982 को जब पहली बार लिखा तो मैंने लिखा, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला समाज से और सरकार से, तब मैंने एक आर्टिकल और दिया अगली बार। उसमें लिखा, भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर। तीसरी बार जो है यहाँ पे 5 अक्टूबर 82 को जब ये मैं लिख रहा था, उसी दरमियान 5 अक्टूबर 82 को MIC का एक बड़ा माइनर लीकेज हुआ और वो लीक जो है ये तरफ जो बस्तियां थी जी। वहाँ के लोगों को उस रात भागना पड़ा था। मैंने उसका सहारा लेकर उसका उदाहरण देते हुए मैंने लिखा कि न समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। और इस तरह करता रहा। आखिरी रिपोर्ट जो है वो फिर 16 जून 1984 को जनसत्ता में 6 महीने पहले। जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के यूनियन कार्बाइड से रिसने के साथ ही भोपाल एक गैस चेंबर बन गया। माएं अपने बच्चों को छोड़ भागी, बच्चे अपने माता पिता को, लेकिन मौत की रफ्तार सबसे तेज थी। 20-25 लोग थे, पूरे परिवार थे हमारे। वही झांसे मासे आने लगा, वही भागने उगने लगे इधर उधर। उधर नहीं भागे तो घर में कम्बल उम्बल उड़ा के सास ने हमारी और बचा लिए थे सबके। कुछ
वही गैसे में से थोड़ा बहुत लगा हुआ था, सांसें उसे फूलते थे, मिर्ची जैसी वही आँख में लगता था। मैंने देखा था सर, मैं इतने 12 साल की उम्र में देखी तो दुनिया दौड़ लगा रहा सर, मेरा आँख फूल गया था सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और भगवान कसम फिर सुबह हुआ तो बोले कि भगो रे भगो, तुम वहाँ सूखी भाग गए सर। आपके परिवार में कुछ लोगों को गैस लगी थी, वो कैसे हैं? मेरे परिवार में 4 लोग के गैस लगी है सर, 1 रुपए भी नहीं मिला सर, 25,000 से 1 रुपए नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिल रहा सर, बताओ हमें। आप तो बहुत छोटे थे, कुछ याद है आपको उस वक्त का? उस टाइम जो है लाशों का जो ढेर लगा था वो मेरे सिंधी कॉलोनी चौराहे पे उस टाइम वहीं लगाया था, वहीं दफनाई थी उस लाशों को, बाकी शमशान घाट में ले गए थे यहाँ से। बहुत बड़ा भाग रहे थे लोग बाग, कोई होशंगाबाद कोई सीहोर, कहीं वो लोग भग गए। आपने क्या देखा था उस वक्त? उस वक्त तो ये भैंस मर रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, भागे खास के लोग बाग ये हालत थी। जब शहर शोक मना रहा था तब नेता और अधिकारी खुद को बचाने में लगे थे। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह प्रार्थना के लिए इलाहाबाद चले गए। अर्जुन सिंह ने बाद में अपनी आत्मकथा द ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवरलेस ऑफ टाइम में सफाई दी कि वो इलाहाबाद के गिरजाघर में प्रार्थना करने गए थे और उसी शाम भोपाल लौट आए थे। एंडरसन, जो इस त्रासदी का मुख्य दोषी था, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वॉरेन एंडरसन को भारत से भगाने में मदद कैसे मिली, ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे बड़े विवादों में से एक है। इस पर प्रकाश डालते हुए 2008 में तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी किताब अनफोल्डिंग द बिट्रेयल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई अहम खुलासे किए। मोती सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि एंडरसन को छोड़ने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के आदेश पर लिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए सुनिश्चित किया गया कि एंडरसन की यात्रा के दौरान न तो कोई पायलट वाहन हो, न ही कोई सुरक्षा गार्ड। उन्होंने लिखा, मेरी कार की फ्रंट सीट पर उस वक्त के एसपी स्वराजपुरी बैठे थे और पीछे की सीट पर मैं वॉरेन एंडरसन के साथ था। हम सीधे एयरपोर्ट गए। एंडरसन राज्य के विमान से भोपाल से दिल्ली रवाना हुआ और रात में वहां से अमेरिका निकल गया। किताब में मोती सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि एंडरसन को जिस कमरे में रखा गया था वहां एक टेलीफोन चालू रहना बड़ी चूक थी। उन्होंने लिखा, समय की कमी की वजह से पुलिस ठीक से कमरे की जांच नहीं कर सकी, टेलीफोन डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था। एंडरसन ने टेलीफोन का उपयोग कर पूरे मामले को पलट दिया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद मुख्य आरोपी एंडरसन को बचाने के आरोपों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा अ ग्रेन ऑफ द सैंड इन द आवरलेस ग्लास ऑफ टाइम में विस्तार से लिखा है। अर्जुन सिंह ने लिखा कि 4 दिसंबर को जब उन्हें सूचना मिली कि एंडरसन भोपाल आ रहा है, उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराजपुरी को अपने आवास पर बुलाकर लिखित में यह निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, आमतौर पर मुख्यमंत्री लिखित निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने लिखित आदेश देना उचित समझा। मुझे पता था कि एसपी और कलेक्टर अपने कर्तव्य का पालन करते समय भारी दबाव में होंगे। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट किया कि एंडरसन को रिहा करने और उसे राज्य के विमान से दिल्ली भेजने का निर्देश दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिया गया था। जब मैं हरदा में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी को एंडरसन की गिरफ्तारी की सूचना दी तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय हमारे मुख्य सचिव ब्रह्म स्वरूप का वायरलेस संदेश मिला। इसमें बताया गया कि दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी बार बार कॉल कर रहा है और एंडरसन को जमानत देने तथा राज्य विमान से दिल्ली भेजने का निर्देश दे रहा है। अर्जुन सिंह ने खुलासा किया कि गृह मंत्रालय से कॉल करने वाले अधिकारी आर.डी. प्रधान थे। बाद में यह भी पता लगा कि आर.डी. प्रधान ने यह कॉल केंद्रीय गृह मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के निर्देश पर किया था। नेताओं की भूमिका पर आज सत्ता हो या विपक्ष कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उसके बारे में आज बात करने का कोई औचित्य नहीं, ना समय नहीं। और किसी को 40 साल 45 साल उन लोगों ने जो लापरवाही करी, हम भविष्य में कोई ना करे, बस इसी यही कल्पना कर सकते। सरकारों की तो चूक है ही, सरकारों से ज़्यादा चूक मैं इस बात की मानता हूं कि वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़े लोगों का कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वो सरकारें बनाते गिराते तो शायद वहाँ पर ध्यान दिया जाता। अगर वहाँ पर कोई मंदिर बनना होता तो रातों रात ठीक हो जाता। अगर वहाँ पर कोई मस्जिद बनना होती और उससे वोट जुड़े होते तो रातों रात वहाँ पर खाली हो जाता। तो जब पूरी तरह से नेताओं का ध्येय केवल सरकारें बनाए रखने, बचाए रखने और बनाने पर है तो पर्यावरण और लोगों की चिंता कौन करता है। भोपाल के तो बहुत, जिसको कहें कि अभागे लोग हैं जो 40 वर्षों से इस दाग के साथ में जीने को मजबूर हैं। गैस त्रासदी का यह दंश 40 साल बाद भी इसी तरह बरकरार है। लोग सड़कों पर उतरते हैं अपने लिए इंसाफ मांगने। मामले की जांच सीबीआई ने की।
2010 में अदालत ने यूनियन कार्बाइड की भारतीय सहायक कंपनी और उसके 7 अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सभी ने जुर्माना भरकर 14 दिन में जमानत ले ली। वहीं मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन कभी भारत नहीं आया। इंसाफ तो छोड़िए, आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़े को 5,295 बताती रही। मध्य प्रदेश सरकार 15,342 और आईसीएमआर के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों पीड़ित आज तक तिल तिल कर मर रहे हैं। पीड़ितों की कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। 615 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ितों को बांटा गया, लेकिन कई को सिर्फ 25,000 रुपए मिले। उस मंजर को जिन्होंने भुगता है, मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। सड़कों पर लाशों का ढेर लगा हुआ था, हर जगह लाशें पड़ी हुई थी, कोई देखने वाला नहीं था। प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, ये कहाँ जाएं, इस गैस से कैसे बचें, और ये भी नहीं समझ में था कि ये गैस निकली है, क्या हुआ है। जो जिसकी समझ में आया था वैसी अफवाह उड़ा रहा था, और हर व्यक्ति अपनी जान बचा के भाग रहा था। ये मंजर था उस समय का कि बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, बच्चे कहीं पहुंच गए, माँ बाप कहीं पहुंच गए, क्योंकि सबको ये पड़ी थी कि हम किसी भी तरह अपनी जान बचा ले यार। एंडरसन को भगाने में उस समय चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, और जो कलेक्टर थे मोती सिंह थे, और एसपी थे स्वराजपुरी। इन सबकी भूमिका संदिग्ध रही, और इस तरह से उसको एयरपोर्ट पर ले गए कि जैसे कोई हमारे अतिथि आए हो, मेहमान है, उनको सलूट मारकर उनको एयरपोर्ट पर ले गए और छोड़ा। तो शर्मनाक था ये सब कुछ, मैं समझता हूँ। एक अपराधी को शरण देना, और आज तक वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलता रहा, कोई उपस्थित नहीं हुआ। 8 जो आरोपी थे उनमें से 4 की डेथ हो गई, 4 बचे हुए हैं, वो भी 80 साल से ऊपर के हो रहे हैं, बीमार हैं। यानी गवर्नमेंट ने जो केस बनाया, इतना कमजोर केस बनाया कि किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। एंडरसन को तो छोड़ दिया, अब वो मर गया, उसका भी क्या करेंगे। पर अभी आप जिसको छोड़ रहे हैं, यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल के अधिकारी को हम 2023 में भारत पेश करा के लाए हैं। क्या इतना प्यार है उनके ऊपर कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या मजबूरी है कि आप 310 करोड़ रुपए उनसे सफाई के लिए मांगते हो, वो आपको ठेंगा दिखाते हो, और आप उसको हमारे देश में व्यापार करने दे रहे हो, उसका बिजनेस शेयर बढ़ाते जा रहे हो? क्या मजबूरी है? तो आप हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर, हमने ये देखा है कि हमारी सरकारें कंपनियों के आगे नतमस्तक हैं, और इसीलिए पीड़ितों की अनदेखी और लापरवाही जारी है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक आपदा की कहानी नहीं है, ये लापरवाही, धोखे और इंसानी जान की कीमत पर लालच और राजनीतिक उदासीनता की कहानी भी है। मां की गोद में लिपटा बच्चा, भोपाल गैस त्रासदी की ये मार्मिक मूर्ति आरिफ और जेपी नगर के मुहाने पर है। यहाँ से सामने की सड़क को पार करके यूनियन कार्बाइड का कारखाना है। 1985 में डच नागरिक रूथ वॉटरमैन ने मूर्ति बनाई। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी को सुनकर उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई थी, जिन्हें हिटलर के नाजी कैंप में गैस चैम्बर में बंद करके इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो यहूदी थे। खुद रूथ किसी तरह इन यातना शिविरों से बचकर निकली थी। हिटलर के गैस चैम्बरों से निकली इस गैस को जिनेवा कन्वेंशन के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन एंडरसन की कंपनी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर इस गैस को यहां बनाया, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए, सजा हुई तो चंद दिनों की और जुर्माने में चंद रुपए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे कचरा जलाने की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों का विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट की 6 जनवरी की डेडलाइन जारी होने के बाद से ही पीथमपुर की आम जनता अब सड़कों पर आ गई है। आम लोगों का मानना है कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा कभी भी आ सकता है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में पीथमपुर रक्षा मंच ने रामेश्वर मंदिर छत्र छाया कॉलोनी से काली पट्टी बांधकर एक विशाल रैली निकाली। इस विशाल रैली में हजारों की संख्या में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। रैली में महिला पुरुषों के
हाथ में पीथमपुर को भोपाल नहीं बनने देंगे लिखी हुई तख्तियां दिखाई दे रही हैं। रैली के दौरान हजारों की संख्या में आए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम लोगों का मानना है कि भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से बड़ी मात्रा में फसल और पानी खराब होगा। कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पीथमपुर की जनता और आम लोगों का ख्याल भी रखा जाए। पीथमपुर रक्षा मंच के माध्यम से हम सभी लोगों ने, सभी समाज के इकट्ठे होकर, सभी हिंदू समाज एकत्रित होकर आज एक भव्य रैली के रूप में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सीएसपी साहब को। ये कचरा यूनियन कार्बाइड का जो भोपाल त्रासदी का कचरा है वो ना जलाया जाए यहाँ पर, इसके विरोध में हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है पीथमपुर में। आपका संगठन द्वारा आज रैली निकाल के पीथमपुर में आयशा चौराहे पे ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में उनकी कुछ कचरा जलाने को लेके मांगे हैं, उनको हम उचित माध्यम से उचित स्तर पर भेज दें। लगातार क्षेत्र में विरोध देखा जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन से क्या है? ये अब जो भी लोगों की डिमांड्स हैं ज्ञापन में, जो भी लोग कह रहे हैं, हम उनको जहाँ से निराकरण होना है वहाँ भेज रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था पीथमपुर क्षेत्र रक्षा मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गैर राजनीतिक रूप से समाज के सभी वर्ग सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम में आज एक भोपाल से जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में लाया जा रहा है उसको जलाने के विरोध में हाथों में काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन पद यात्रा के माध्यम से किया गया। सर, भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि अगर कचरे का जो विरोध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो न्यायालय का विषय है, वो सरकार को और इनको सरकार को माननीय न्यायालय ने अवमानना का उनको बोला है कि 6 तारीख का अगर आप नहीं उठाएंगे तो अवमानना सरकार के खिलाफ की जाएगी।